हेलो गाइस, इस वीडियो में हम HSSC के लिए मॉक टेस्ट 1 करने वाले हैं विद सॉल्यूशन। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 100 मॉक टेस्ट करने को मौका मिलेगा, क्योंकि मैं पूरी सीरीज़ कराने वाले हूँ जिसमें 100 मॉक टेस्ट होंगे विद सॉल्यूशन कराऊंगा मैं। और ये HSSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये हाई ऑर्डर के जो मॉक टेस्ट हमने सेट किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन है, गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, बारसी गेट, शेख चिली का मकबरा। तो शेख चिली का मकबरा है वो हिसार जिले में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणगढ़ से। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो हरियाणा में जो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक श्रम से। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय स्थापित करेगी जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचकुला। पंचकुला में बनने वाला 30 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनेगा, म्यूजियम बनेगा। राव बहादुर की किताब से सम्मानित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर छोटूराम। हरियाणा का अधिकतम बाघ निम्न में किस मृदा प्राधान्य का है? तो इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रेतीली तुमटी मृदा। क्वेश्चन नंबर 8, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है? तो ये चंडी मंदिर से हुआ है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कन्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो ये ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है, महेंद्रगढ़ नगर में स्थित है। हरियाणा के मध्य में स्थित हद्य हरियाणा कौन सा नगर है? तो जींद को हद्य हरियाणा बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वेफोलॉजी CIRB स्थित है? तो ये हिसार में स्थित है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जींद में, जींद के पास में ही। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था? तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका 2008 में। क्वेश्चन नंबर 14, बूनी आभूषण धारण किया जाता है? तो बूजनी आभूषण है वो कानों में धारण किया जाता है। 1857 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, देखो, हिसार, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद और नारनौल, रेवाड़ी। तो राव तुलाराम का समुदाय वो रेवाड़ी से है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नारनौल और रेवाड़ी से। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 मंडलों में। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी जूत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, दौड़ से संबंधित है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 19। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है? तो ये वित्त आयोग तो नहीं हो सकता, सरकारी आयोग भी नहीं है, तो ये कि योजना आयोग है, इसको बोलते हैं हम योजना आयोग। तावड़ो नगर किस जिले में अंतर्गत आता है? तो तावड़ो रियासत है वो मेवात जिले के अंतर्गत आती है। बहादुरगढ़ शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो देखो, बहादुरगढ़ है वो NH10 के ऊपर है, जो दिल्ली से सिरसा के लिए जो हाईवे है NH10, इस पर बहादुरगढ़ भी आता है। क्वेश्चन नंबर 22, योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बाबा रामदेव है वो हरियाणा के लिए योग और आयुर्वेद के लिए ब्रांड एम्बेसडर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। अब देखो, कंफ्यूजन यहाँ होती है कि सौर सेल का नाम आते ही आप क्या करेंगे कि जो सेल बैटरीज के अंदर, रिमोट्स के अंदर डलने वाले होते हैं वो मैग्नीशियम से बने होते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि मैग्नीशियम होगा, बट एक्चुअली में ये सौर सेल की बात कर रहा है। सौर सेल होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस पदार्थ की सतह पर इलेक्ट्रॉन का विमोचन क्या कहलाता है? अब देखो, इलेक्ट्रॉन का विमोचन का मतलब रहता है कि जो फ्री स्टेट के अंदर है, सन की रेडिएशन या किसी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से या किसी तत्व से निकलते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल जाते हैं रेडिएशन की वजह से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुक्त इलेक्ट्रॉन का संचलन।
हरियाणा में कोतली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तीज के त्योहार पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। रडार किस वस्तु की स्थिति का पता लगाने की प्रणाली है जिसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन है, देखो। भूविस्तर उपग्रहों का पता लगाने के लिए, वस्तु की सीमा, ऊंचाई, दिशा या गति निर्धारण के लिए, जलमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, या उपरोक्त सभी। वैसे तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है कि जो मेनली फोकस हमने किया जाता है कि वस्तु की सीमा, ऊंचाई, दिशा या गति के निर्धारण के लिए हम रडार का यूज करते हैं। जो जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शनों में ही हम रडार का यूज करते हैं, बट एक्चुअली के अंदर जो रडार का यूज किया जाता है वो वस्तु की सीमा, ऊंचाई, दिशा या गति के निर्धारण के लिए किया जाता है। क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी है वो इसी बी के अंदर ही आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? अब देखो, लाउड स्पीकर चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है, या आपके जन्म में भी ये बात होगी, बट एक्चुअली के अंदर विद्युत ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि यह होती है यांत्रिक कंपन ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जो स्पीकर होते हैं ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए जो एक वाइब्रेशन होती है वो वाइब्रेशन साउंड के अंदर बनती है, तो एक कंपन होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यांत्रिक कंपन ऊर्जा। किस समिति ने त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी समिति। कोठारी समिति ने यह त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 29। व्यवसाय में कच्चा माल, अव्यय, कार्य में प्रकृति और तैयार माल संयुक्त रूप से होते हैं, उन्हें माना जाता है। तो इसमें जो चार ऑप्शन है उनमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु सूची के अंतर्गत ये चीजें आती है। विश्व दूध दिवस डबल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1 जून, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। इसके लास्ट में मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा आंसर की, जिसे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसका कौन सा आंसर है और कैसे हमें सोल्व करना है। मेंढक द्वारा मुख्य उत्सर्जित अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मेंढक द्वारा होता है मुख्य उत्सर्जित अपशिष्ट वो होता है यूरिया। मणिक्य और नील का रासायनिक रूप है, तो इसके रासायनिक रूप है एल्यूमिनियम ऑक्साइड A2O। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रख दी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा? तो देखो, अब मैं आपको एक पूरी कंप्लीटली चीज बताता हूँ कि एक होती है वेवलेंथ और एक होती है फ्रीक्वेंसी। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी। तो अब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है लाल कलर की, तो लाल कलर है वो सबसे ज्यादा उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लाल कलर है वो हमको सबसे नजदीक दिखने की कोशिश करता है, जितने डिस्टेंस पे उससे कम डिस्टेंस पे दिखने की हमें कोशिश करता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और इसके साथ क्या होती है, जो वॉयलेट कलर है बैंगनी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है तो वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा होगी, उल्टा होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी, जो सबसे कम उठा हुआ अक्षर हमें दिखाई देगा वो होगा वॉयलेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा का क्या कारण है? तो देखो, मानसून आता है वो लगभग हमें जून जुलाई के महीने में आता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी उपद्रव। पश्चिमी उपद्रव है जो उपद्रव के कारण जो अरावली की सीरीज है इसकी वजह से जो बरसात होती है शीत ऋतु में वो पश्चिमी उपद्रव की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 27। 2017 में जारी की ब्रांड फाइनेंस इंडिया की 100 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान ब्रांड थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा समूह है। क्वेश्चन नंबर 38। परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में किस प्रशासन के तहत आता है? तो जो परमाणु डिपार्टमेंट है, जो एटॉमिक न्यूक्लियर जो चीज़ें बनाई जाती है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उसके अंडर में ही आता है, क्योंकि और चीज़ों के अंडर में आप नहीं डाल सकते इन चीज़ों को, क्योंकि ये सिक्योरिटी चीज़ होती है, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में निम्न में किस अधिनियम में ने सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बार बार अच्छे से इसके अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। भारत का पहला एक्टिवा रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में। किस समिति ने गंगा नदी के घाट की सिंचाई के लिए अनेक उपाय की सिफारिश की थी? तो इसके जो चार ऑप्शन है, KS बनर्जी समिति, मुकेश सिन्हा समिति, JP नड्डा समिति, माधव चीतले समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माधव चीतले समिति।
क्वेश्चन नंबर 42, रक्त के हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सी गैसों का मिश्रित हो जाती है? तो देखो, हम नॉर्मल सी बात है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड के अंदर जाती है तो वो रिपीट होके बाहर निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पूरी तरह से हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है और पूरी तरह से मिक्स हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अब देखो, चार ऑप्शन है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आयुष क्यूब का पिघलना, पेट्रोल का उबलना, अंडे का तलना, लोहे की कील का चुंबकीय और आकर्षण। जो लोहे की कील का चुंबकीय और आकर्षण है वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो जंग लगता है, रस्ट लगता है, कोरोजन उस पर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये फिजिकल चेंज है। तो अंडे का तलना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, एक केमिकल चेंज है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। स्पेक्ट्रा के निम्न भागों पर विचार कीजिए। अब देखो, इसके अंदर जो चार कलर दिए हुए हैं हमें, द्रव्यमान, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रो तरंगे। तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम से निम्नलिखित में कौन सा क्रम सबसे सही है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने बताया पहले कि जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, या तरंग दैर्ध्य वो कम होगी। तो उल्टा प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन डी में देखो, सबसे पहले 3 है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो सबसे पहले आ गया अल्ट्रावायलेट। फिर द्रव्यमान जो विजिबल रेज होती है, उसके बाद में इंफ्रारेड, और लास्ट में माइक्रो तरंगी हो जाएगी। तो माइक्रोवेव जो उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा डी। असेंबली भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो असेंबली भाषा में एक तो कंपाइलर, इंटरफेस, अनुवादक, असेंबलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असेंबलर। अप्रैल 1951 में तेलंगाना के नालगोंडा जिला में पोचमपल्ली किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो वहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, विनोबा ने वहाँ भूदान आंदोलन आरंभ किया था। एक विद्रोह किया था विनोबा भावे नाम के व्यक्ति ने वहाँ पर भूदान आंदोलन की आरंभ किया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिगत है? तो जो बोलीविया कंट्री है वो एक भूमिगत देश है। भूमिगत का ये मतलब ये नहीं है कि जमीन के नीचे है, इसका मतलब ये है कि जो सरफेस है वो जो हमारा नॉर्मल सरफेस है उससे काफी नीचे है। ऐसा नहीं है कि उसकी छत लगी हुई है ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में कोई भूमिका नहीं है। नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, मनी सर्कुलेशन को कम करने से मुद्रास्फीति में सहायता मिलती है। ये एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी। निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो टेलिन भी एक एंजाइम है, पेप्सिन भी एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है। तो ऑप्शन डी बच गया, ऑक्सीटोसिन, वो एक एंजाइम नहीं है। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो सिकोया है वो सबसे बड़ा पेड़ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाए तो यात्री किस कारण आगे की तरफ झुक जाते हैं? अब देखो, यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको जड़ता का नियम बोलते हैं, कि वो एक तो रेस्ट की वजह से होता है, एक मोशन की वजह से होता है। तो रेस्ट की वजह से वो होता है जब कोई चीज़ रुकी हुई होती हो उसको हम मोशन में डालते हैं, और जब कोई चीज़ मोशन के अंदर चल रही है और उसको एकदम से रोकते हैं तो हम गति की जड़ता के कारण बोलते हैं। जिसको जड़ता का नियम है वो गति के कारण है, कि गति के कारण रुका है, वो गति में था और रुक गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई इट्स मोशन, गति की जड़ता के कारण। जब दो वस्तुएं पूरी तरह विनय में होती है तो वह कहलाती है? तो उसको बोलते हैं हम अनुकूल विस्थापन। क्योंकि ये उसके लिए जब दो चीज़ें मिल जाती है तो वो एक दूसरे के लिए इतनी वो अनुकूल है कि वो एक तरह से विस्थापन हो सकती है, एक तरह से में मिक्स हो जाती है या रिएक्शन कर लेती है। तो हम पूरी तरह से वो एक अनुकूल है, इसके लिए एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से सूटेबल है। तो ये अनुकूल विस्थापन होगा 52 का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अंशु जमसेपा 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला है, वह किस भारतीय राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते? तो जो आर्टिकल 20 और 21 है वो उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। भारतीय रेगिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, व्यास नदी।
उलवेदन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो उलवेदन तकनीकी से भ्रूण के लिंग निर्धारण करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। तो 56 का ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में औसतन वजन कितने पॉइंट रक्त होता है? तो ये 10 पॉइंट रक्त होता है। ये डेंसिटी के हिसाब से 10 पॉइंट रक्त हमारे शरीर में होता है। रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है। तो चुंबकीय जो क्वांटम नंबर है वो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिशा निर्देश, ऑप्शन ए। सरकारी खर्च को नियंत्रण करने का अधिकार है। तो देखो जो गवर्नमेंट का जो बजट है वो उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको करता है वित्त मंत्रालय। ये रिजर्व बैंक के अंडर में रहता है। रिजर्व बैंक है जो गवर्नमेंट के खर्च को नियंत्रित नहीं करता। ये वित्त मंत्रालय का काम है जो गवर्नमेंट के खर्च को और जो बजट को है बना के रखता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। धर्मसो का नाम किस शिलालेख से लिया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ शिलालेख है। अब देखो CHMRDINS का संबंध है, तो ए अब KP का संबंध आगे किससे होगा? तो देखो यहाँ पे पहले क्या, C को D कर दिया, H को I कर दिया, M को N कर दिया और R को S कर दिया, मतलब एक एक अक्षर बढ़ा दिया। तो यहाँ पे देखो A की जगह B हो जाएगा, अब की जगह G हो जाएगा, K की जगह L हो जाएगा और P की जगह Q हो जाएगा। तो 61 का D आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, 26 का संबंध 338 या तो 40 का संबंध किससे होगा? तो देखो ये डिवाइड किया हुआ है सीधा, 338 को 26 से डिवाइड कर दिया, तो आगे जो 1058 है उसको हम 46 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो होगा सेम होगा। तो 62 का बी आंसर हो जाएगा, 1458। आयत का अष्टभुज से संबंध है, तो त्रिभुज का संबंध किससे होगा? तो आयत के अंदर जो 4 कॉर्नर होते हैं, फिर अष्टभुज के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। तो 4 कॉर्नर वाले संबंध 8 कॉर्नर वाले से, तो त्रिभुज के अंदर 3 कॉर्नर होते हैं। तो जो आगे हेक्सागोनल होगा, षटभुज होगा, उसके अंदर 6 कॉर्नर रहेगा। तो 63 का बी आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि अपने को जो ओड है वो इसमें चुनना है, जैसे विषम है जिस जो इनसे अलग है उसको हमें चुनना है। तो AFL CHN AIO DIO, तो इसके अंदर क्या है कि जो अगर नंबर सीरीज सेट करेंगे तो AIO है वो सबसे इन सबसे अलग है। जैसे एक पर आता है, इसे जैसे हम चेक करेंगे कि O15 भी आता है, इसे चेक करोगे तो AIO है वो सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 65, इसके अंदर चारों में हमें अलग छांटना है कि कौन सा अलग है। आयत, वर्त, घन, त्रिभुज। अब देखो नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे कि वर्त करके आएंगे, क्योंकि देखो आयत के अंदर कॉर्नर है, घन में भी कॉर्नर है, त्रिभुज के अंदर भी कॉर्नर है, वर्त के अंदर कॉर्नर है, ये तो बच्चे करके आएंगे वर्त को। बट एक्चुअली के अंदर जो सबसे अलग है वो इसके अंदर घन है। और क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आयत है वो टू डायमेंशन के अंदर आता है, वर्थ है वो भी 2D के अंदर आता है, सर्कल को हम 2D के अंदर बनाते हैं, त्रिभुज है वो भी हम 2D के अंदर बनाते हैं। बट जो क्यूब है वो 3 डायमेंशनल है, उसको 3 डायमेंशन के अंदर बनाते हैं। जैसे एक चौक का डब्बा होता है ना, जो बोर्ड वाले चौक होते हैं लिखने के लिए, उनका डब्बा है वो 3D के अंदर है, वो एक पूरा कॉम्पैक्ट है। इसके लिए जो घन है वो इन सबसे अलग है। वर्थ इसका राइट आंसर नहीं है, तो घन इसका राइट आंसर हो जाएगा। घन इन तीनों में से अलग है, तो 65 का सी हो जाएगा। 66 के अंदर हम ओड को देखते हैं। जैसे ये 54 है वो डिविजिबल है, 56 भी डिविजिबल है, 55 भी डिविजिबल है, 53 है वो डिविजिबल नहीं है किसी से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 53। क्वेश्चन नंबर 67, राजन अमित का भाई है, सुमन सुशील की बहन है, अमित सुमन का बेटा है, राजन सुशील से कैसे संबंधित है? तो इसका संबंध निकालोगे तो इसका राइट आंसर होगा ए, भांजा। विवेक अपने स्कूल पहुंचने के लिए अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद वह अपने चाचा की दुकान तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साउथ में जाता है। वह अपने पिता की सहायता करने के लिए 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। वह अपने घर से किस दूरी में और कितनी दूरी पर किस दिशा में है? तो देखो ये आप डायग्राम बनाओगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि ये 5 किलोमीटर साउथ में है। ये क्वेश्चन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ इसकी, लास्ट में इसका मैं PDF भी दे दूंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप इसका 100% रिप्लाई दूंगा और पूरा सोल्यूशन भी दूंगा। निम्न विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो अब देखो इस यहाँ पे मुटेशन दिया गया, लाइन दिया गया, स्टेशन दिया गया, माउथ दिया गया। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल सी बात है कि इससे जो वर्ड दिया गया है बड़े वाला, इसमें अच नहीं है, तो लास्ट के अंदर में अच दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, माउथ। क्वेश्चन नंबर 70, उस आकृति का चयन करें जो तत्व सोडियम तथा कांस्य के संबंध को सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है। तो हमें देखो एलिमेंट दिया गया, सोडियम दिया गया और कांसा दिया गया। तो एलिमेंट तत्व दिया गया, सोडियम एक एलिमेंट ही है, तत्व है। कांसा है वो एक मेटलॉइड सा एक मिश्र धातु है। तो अब देखो
जो तत्व आ गया ऑप्शन डी के अंदर, देखो जो पहले मैं वाले सर्कल को तत्व लूंगा, उसके बीच में सोडियम आ गया और साइड में एक कांस आ गया जो कि एक मेटलोइड्स है, जो कि दो धातुओं से मिलके बना है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 31.5 और अगली 3 संख्याओं का औसत 25.5 है। यदि 7वीं संख्या, 8वीं संख्या, 9वीं संख्या से क्रमशः 4 और 5 कम है तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप सॉल्व करना क्वेश्चन को और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। अगर अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं डेफिनेटली समझूंगा कि यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द मॉक टेस्ट एज वेल एज द यू आर ट्राइंग टू बी द कम्पिटिटिव अबाउट अच्छे से एग्जाम। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहले 14 है फिर 8 है, तो इसको किया गया है 14 को हाफ किया गया है, मतलब 7 है और उसके अंदर फिर एक जोड़ा गया है। फिर 8 आ गया, 8 को फिर से हाफ किया गया है और इसमें 1.2 जोड़ा गया है। इस तरह से ये सीरीज चलती गई है। 30 का हाफ करेंगे और फिर इसमें 1/2 जोड़ देंगे, तो इस तरह से जिसका राइट आंसर आएगा वो होगा 76। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। by 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 73। यदि किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 12% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 224.64 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि यहाँ पे 3 वर्ष है ना, अगर ये यहाँ पे होता है 2 वर्ष तो हम फॉर्मूला लगाते हैं जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है उसके हमें इसे लिखते हैं चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी आर स्केयर डिवाइड बाई 100 का स्केयर। ऐसे हम फॉर्मूला लगाते हैं। बट यहाँ पे 3 वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर ब्रैकेट में लगा के 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की क्यूब। इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5000। दो बर्त दो बर्तन में पानी तथा दूध का अनुपात क्रमशः 4:7 तथा 2:5 है। दोनों बर्तनों का मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी तथा दूध का आयतन समान हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11:7 ऑप्शन नंबर ए। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 304 है तो 52% का लाभ होता है। यदि उसे 250 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपको इसका मैं पूरा सोल्यूशन दूंगा, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसके अंदर आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए। अगर आप किसी को भाई को इसका वीडियो का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर सकता है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा। मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 किलोमीटर की यात्रा से एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत गति क्या कीजिए। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाते हैं कि 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। 2 और ए में जो पहली एवरेज गति है मल्टीप्लाई विद बी, इसका मतलब जो दूसरी गति है डिवाइड बाई ए प्लस बी, जो पहली गति प्लस दूसरी गति। इससे आपका राइट आंसर निकल जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 77। जितेंद्र ने 55,000 के निवेश में एक साथ व्यापार आरंभ किया। 2 महीने बाद खुशीराम 65,000 की राशि के साथ उसके साथ शामिल हो गया। अगले 5 महीने बाद अनुज 40,000 की राशि के साथ उनके साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें 1,51,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। इनमें अनुज का हिस्सा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20,000 रुपये। ए तथा बी एक काम को 15 दिन में करते हैं और बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में और सी और ए उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए देखो ए और बी का जो ए काम का 15 दिन है तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15। इसी तरह से बी प्लस सी का एक दिन का काम होगा 1/12 और सी ए और ए का एक दिन का काम होगा 1/10। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे। जो आंसर निकलेगा ए डिवाइड 1 डिवाइड में आएगा तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 दिन। 78 का सी राइट आंसर हो जाएगा। एक पंखे को 900 रुपये बेचने में पर लाभ 450 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि का दुगना है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए पंखे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 750 रुपये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। ए तथा बी किसी काम को
15 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि सी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है तो ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता है। उसी तरह से हम जो 78 नंबर क्वेश्चन किया था उसी का ये उसी तरह का क्वेश्चन है, हम इसको डील कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 81, यह अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं यहाँ से। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अधिक में थोड़ा कहना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न अक्षर ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दंत्य दंत्य उच्चारण का ये। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसके अंदर जो 4 ऑप्शन है, साधुनी, साध्वी, साध्वी, इनमें। तो देखो साध्वी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन कौन सा वाला होगा? 83 का सी राइट आंसर हो जाएगा। जो साध्वी सही तरह से लिखा हुआ है वो है 83 नंबर क्वेश्चन। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? तो 3 लोगों का समूह है, यानी इसको बोलते हैं त्रिलोक। तो इसके अंदर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द सही नहीं है? देखो पहला है आदि अंत, जो कि सही है। दूसरा है अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ये भी सही है। तीसरा है अपमान और उपमान, ये सही नहीं है। उपमान और उपमान सही नहीं है। चौथा है आउत अनाउत, ये भी सही है। जिसे बुढ़ापा न आए, इसके लिए एक शब्द हम यूज कर सकते हैं, वो है अजर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधों में काना राजा का अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब है अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है समष्टि। ऑप्शन सी। दृश्य चरित्र की संधि है, तो दृश्य चरित्र की संधि है वो, इसको हम लिखेंगे दू प्लस चरित्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग होता है आगे वाला और प्रत्यय होता है पीछे वाला। जिससे उपसर्ग हम अगर कोई छांटते हैं तो उसके जो पीछे वाक्य बचता है उसका पूरा मीनिंग बनना चाहिए, तो उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। जैसे बेईमान में हम बे लिखेंगे तो उसके बाद में ईमान का एक डेफिनेटली अर्थ बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बे। क्वेश्चन नंबर 91, सी। अब इसके अंदर क्या है कि हमें बताना है कि जो कौन सा पैरा जो लाइन बीच में सेंटेंस आ रहा है वो गलत है। सी calls them whenever she is traveling to assure them that she is alright। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन सी का मतलब them that she is alright, ये गलत है, ये सेंटेंस का कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, he has been elevated in position as a result of his diligence and integrity। तो इसके अंदर क्या है कि कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, अब ये बताएं कि यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट हमें वर्ड देना है कि इसके अंदर जो जो स्पेस है उसके अंदर कौन सा वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन 93 है, माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड हर हैंड स्काल्डेड। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्काल्डेड आ जाएगा, नो कि स्कोल्डेड, स्काल्डेड। क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर है कि इस जो इसका सिनोनिमस बताना है कि मैं जो वर्ड दिया है प्रेडोमिनेंट दिया हुआ है, इसका सिनोनिमस बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्टली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताना है कि जो अपोजिट वर्ड है रिलेवेशन का वो हमें बताना है। तो रिलेवेशन का जो अपोजिट वर्ड है वो होता है कंसीलमेंट। क्वेश्चन नंबर 96, अब हमें बताना है कि जो इन जो चारों में जैसे लिखा हुआ है उसके अंदर एक में एरर है, एक तीनों में एरर है, एक सही है। जो स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग के अंदर करेक्शन है। तो जो सही इनमें है वो है ऑप्शन बी, क्लेडेंस्टाइन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 97 में हमें बताना है कि अप्रोप्रिएट वर्ब जो इसका मतलब अप्रोप्रिएट चीज़ है वो हमें बता सके कि ये फ्राज फ्राज इन द बोल्ड ऑफ द बिलो सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स। इसका मतलब कि टू टॉक थ्रू वंस एट, मतलब किसी की तरह अगर हम एट और एगो से बात करते हैं तो इसका मतलब कहता है कि टू टॉक नॉनसेंस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, मेक अप द लिविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रगल आउट ऑफ ए बैड पोजीशन इसेंशियली बी रिकवरिंग लॉस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 99 का है, समथिंग एब्सोल्युटली इनडिस्पिनेबल और इसेंशियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीने क्यूआ नॉन। 99 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है, सडन एंड वायलेंट चेंज। जो
सडन एंड वोलेंट चेंज का मतलब होता है कि अब यहाँ पे बच्चे साइंस की फॉर्म में, साइंस वाले बच्चे क्या है वो साइंस की फॉर्म में ले जाएंगे, तो उसको करेंगे कैटालिसिस। बट एक्चुअली के अंदर कैटालिसिस सिर्फ केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे वो है कैटालाइसम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।